हाँ जी, नमस्कार साथियों। तो अपने इंडियन इकोनॉमी के 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, कृषि और उद्योग क्षेत्र वाला। और आज अपन जो थर्ड लेक्चर है, सेवा सेक्टर, उसको पढ़ेंगे। क्योंकि सेकंड ग्रेड के जो फर्स्ट पेपर है उसमें इंडियन इकोनॉमी के 4 टॉपिक दिए रखे हैं। तो उनमें से थर्ड है सेवा क्षेत्र। इसके बाद एक टॉपिक और बचेगा विदेशी व्यापार वाला। वो मैं 1-2 दिन वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा और मैंने कहा था 10 अगस्त से पहले जो इंडियन इकोनॉमी वो कंप्लीट हो जाएगी आपकी। तो सेवा क्षेत्र इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मेनली इसमें क्वेश्चन एक तो जो भारत का सेवा निर्यात में कितनी हिस्सेदारी है, कौन सा स्थान है, कितनी वृद्धि हुई है। उसके अलावा स्टेट वाइज देखेंगे कौन से स्टेट है वो सेवा क्षेत्र में मतलब सबसे आगे हैं और कौन से स्टेट है वो पीछे हैं। तो इस प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और हर बार सेवा सेक्टर से 1 या 2 क्वेश्चन आता ही है। तो छोटा सा वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा और शुरुआत करते हैं अपन। तो सबसे पहले देखते हैं जीवीए में योगदान, सेवा क्षेत्र का जीवीए में योगदान। तो 2014 में कितना था? 50.6% था और 2025 में कितना हो गया है? 55.3%। लगभग पिछले दशक से सेवा क्षेत्र का जो जीवीए में योगदान है वो कंटिन्यू बढ़ ही रहा है ना? पिछले दशक से कंटिन्यू ऐसे बढ़ ही रहा है। लेकिन जो कोरोना का टाइम था उसमें 2021 में, इसमें याद रखना है आपको, इसमें नेगेटिव हो गया, नकारात्मक, क्योंकि इसमें जितनी भी सारी जो सेवाएं थी वो सारी ठप हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी, इसलिए इसमें नकारात्मक हुआ था। बाकी और कंटिन्यू इसका प्रदर्शन है वो लगातार बढ़ रहा है। फिर नेक्स्ट है वैश्विक जीडीपी में सेवा का योगदान 62% है वैश्विक जीडीपी में। ये आपको ध्यान रखना है। वैश्विक जीडीपी में जो पूरी विश्व की जीडीपी उसमें सेवा का योगदान कितना है? 62%। और भारत का कितना है? 55.3%। यानी जो वैश्विक जीडीपी में जो सेवा का योगदान है उससे भारत का जो सेवा योगदान है वो क्या है? कम है। ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्ष, ये मैंने आगे लिखना है कि वर्ष 2021 को छोड़कर पिछले एक दशक में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 6% से अधिक रही है। वर्ष 2021 को छोड़कर, यानी उस समय कोविड ईयर आ चुका था 21-22 में, तो इसलिए। और सेवा क्षेत्र लगभग 30% कार्यबल को रोजगार देता है। कितने प्रतिशत? 30%। तो ऐसे कथन आ सकते हैं कि एक तो वर्तमान में इतना योगदान है, फिर कौन से वर्ष में नेगेटिव रहा था, कितनी वृद्धि दर है, कितने प्रतिशत जो कार्यबल को रोजगार देता है। फिर सूचना व कंप्यूटर से संबंधित सेवाओं में पिछले एक दशक के दौरान 12.8% की वृद्धि हुई है। ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो सेवा सेक्टर है उनमें सर्वाधिक, जो क्षेत्र है उनमें सर्वाधिक योगदान सूचना एवं कंप्यूटर सेक्टर का ही है और इसमें 12.8% की वृद्धि हुई है। फिर क्वेश्चन है सेवाओं से संबंधित व्यापार। वैश्विक सेवा निर्यात में 4.3% की हिस्सेदारी के साथ भारत 7वें स्थान पर है। पीछे संस्कृत डिपार्टमेंट में सीधा प्रश्न पूछा था कि वैश्विक सेवा निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है। तो इस बार आप हिस्सेदारी रखे, याद रखें 4.3% हिस्सेदारी और 7वां स्थान है। फिर व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात में 1.8% हिस्सेदारी रखता है। यानी वस्तुओं से ज्यादा सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी ज्यादा है। ये भी कथन आप ऐसे कथन बना के क्वेश्चन आपको दे सकते हैं कि वस्तुओं के निर्यात में भारत की 1.8 हिस्सेदारी और सेवा निर्यात में 4.3, ऐसे याद रखना आपको। और 2 दशकों से वस्तु एवं सेवा निर्यात में क्या रही है? लगातार वृद्धि हो रही है। लगातार 2 दशकों से वस्तु हो चाहे सेवा निर्यात, लगातार निर्यात में वृद्धि हो रही है। फिर नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक योगदान करता देश सेवा क्षेत्र में यूएसए, यूके और जर्मनी। यूएसए, यूके और जर्मनी। और भारत का कौन सा है? 7वां स्थान है। फिर नेक्स्ट है सर्वाधिक योगदानकर्ता क्षेत्र। ये इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर व्यावसायिक सेवाएं लगभग कितना? 70% योगदान है। सर्वाधिक योगदानकर्ता क्षेत्र कौन सा है सेवा क्षेत्र में? कंप्यूटर और व्यावसायिक सेवाएं। वित्त वर्ष 2025 यानी अप्रैल से सितंबर में सेवा निर्यात वृद्धि के मामले में भारत शीर्ष 5 प्रमुख देशों में रहा है। ये लेटेस्ट डाटा है जो 2025 के होंगे उनमें, कि उनमें शीर्ष 5 देशों में भारत शामिल होगा। भारत की सेवा निर्यात वृद्धि वित्त वर्ष 2024 में कितनी थी? 5.7 से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 के अप्रैल से नवंबर में कितनी हो जाएगी? 12.8% हो जाएगी। फिर ये ऊपर मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट याद रखना कि भारत के सेवा निर्यात में कंप्यूटर सेवाओं और व्यावसायिक सेवाओं का निर्यात लगभग 70% है। लगभग 70% है। सबसे ज्यादा योगदान है कंप्यूटर सेवा और व्यावसायिक सेवाओं का।
ऐसा एक बार 2022 वाला एग्जाम, तो इसमें क्वेश्चन भी आया था कि सेवाओं में किससे सबसे ज्यादा योगदान है किसका। फिर सेवा सेक्टर के उपक्षेत्र है, इनको याद रखना है आपको। व्यापार, मरम्मत, होटल, रेस्तरां, परिवहन, भंडारण, संचार वाले, फिर वित्तीय सेवाएं, फिर अचल संपत्ति, आवास, व्यावसायिक सेवाएं, और फिर लोक प्रशासन, और फिर अन्य सेवाएं। ये उपक्षेत्र, इनको आप याद रखें। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और है। सूचना और कंप्यूटर से संबंधित सेवाओं में पिछले एक दशक की बात हो रही, 2013 से 2023 के दौरान सेवाओं के बीच सबसे अधिक उछाल था। किसमें? सूचना और कंप्यूटर से संबंधित सेवाओं में पिछले एक दशक में सबसे ज्यादा उछाल रहा है। तो ऐसे जो कथन आपको दे सकते हैं, ये याद रखना। पिछले एक दशक में जो सूचना और कंप्यूटर है, इसमें सबसे ज्यादा उछाल रहा है। वित्त वर्ष 2013 में समग्र जीवीए में इसकी हिस्सेदारी 6.3% से बढ़कर 2023 में कितनी होगी? 10.9% हो गई है। ये भी याद रखें। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, जैसे रेलवे। वित्त वर्ष 24 में यात्री जो यातायात में 8% की वृद्धि हुई है रेलवे में। सड़क परिवहन, परिवहन क्षेत्र के जीवीए में 78% की हिस्सेदारी किसकी है? परिवहन क्षेत्र के जीवीए में सड़क परिवहन की है। और मेरीटाइम इंडिया विजन 2030, ये याद रखना है। मेरीटाइम इंडिया विजन 2030 के माध्यम से समुद्री क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित है। ये किससे संबंधित है? समुद्री क्षेत्र के विकास पर। विमानन भारत, ये इंपॉर्टेंट है। भारत वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक संवृद्धि दर्ज करने वाला विमानन बाजार बन गया, 5वां स्थान हो गया है। नेक्स्ट, वित्त पोषण को स्रोत, बैंक ऋण एवं एफडीआई, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नवंबर 2024 तक सेवा क्षेत्र का कुल बकाया ऋण कितना है? 48.5 लाख करोड़ रुपए है सेवा क्षेत्र का कुल बकाया ऋण। क्योंकि सर्विस सेक्टर है, इसमें जितनी भी जो सर्विसेज उनका प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए ऋण की तो आवश्यकता होती है। और कितना बकाया है? 48.5 लाख करोड़। सेवा क्षेत्र को दिए गए ऋण में साल दर साल 13% की वृद्धि दर्ज की गई है। साल दर साल क्या हो रही है? ऋण में वृद्धि हो रही है। और सर्वाधिक सालाना ऋण वृद्धि किसमें हो रही है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और व्यावसायिक सेवाओं में, क्रम से 22.5 और 19.4%। ये भी याद रखना, क्योंकि सबसे ज्यादा योगदान भी इनका है, और ऋण भी सबसे ज्यादा किन में लिया जा रहा है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और व्यावसायिक सेवाओं में। फिर अंकटाड की जो विश्व निवेश रिपोर्ट है, ऐसे भी पूछते हैं कि विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो अंकटाड के अनुसार एफडीआई निवेश प्राप्ति में विश्व के शीर्ष 20 मेजबान अर्थव्यवस्थाओं में भारत का कितना है? 15वां स्थान है। वित्त वर्ष 2025 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अंतर्वाह 29.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। ये भी याद रखना है सेवा सेक्टर में। जबकि इसी अवधि में सेवा क्षेत्र में 5.7% बिलियन अमेरिकी डॉलर अंतर्वाह हुआ है। टोटल इतना हुआ है भारत में, और उसका सेवा क्षेत्र में कितना? 5.7 बिलियन डॉलर। वित्त वर्ष 2025 में बीमा सेवाओं में सबसे अधिक 62% से अधिक एफडीआई अंतर्भाव है। ये भी ध्यान रखना है। सेवा सेक्टर में कितना हुआ है? 5.7 अमेरिकी बिलियन डॉलर टोटल। और सेवा क्षेत्र के बीमा सेक्टर में कितना हुआ है? 62% से अधिक हुआ है। उसके बाद दूसरा स्थान किसका है? वित्तीय क्षेत्र का है। तो ये हूबहू पॉइंट है, आपको याद करने हैं इनको। फिर सेक्टर वाइज देख लेते हैं सेवा क्षेत्र के कि सबसे पहले सड़क मार्ग परिवहन सेवाओं में, सड़क परिवहन सबसे अधिक जीवी उत्पन्न करता है परिवहन सेवाओं में सबसे ज्यादा। और वित्त वर्ष 2023 के दौरान परिवहन सेवाओं के कुल जीवी में सड़क परिवहन का हिस्सा कितना है? 78% है। सबसे ज्यादा योगदान है, और 78% योगदान। और ये भी ध्यान रखें, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है। ये 2 पॉइंट याद रखें। फिर भारतीय रेलवे, और भारतीय रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है, ये याद रखें आप। और भारतीय रेलवे के यात्री यातायात में पिछले वर्ष की तुलना में 8% की वृद्धि हुई है। और जबकि माल ढुलाई में 5.2% की वृद्धि हुई है। माल ढुलाई में 5.2 और यात्री यातायात में 8%। ये आप छोड़ सकते हैं, इनको मत याद रखना। पतन जलमार्ग व पोत परिवहन, भारत में जलमार्गों की कुल जो लंबाई कितनी है? 14,850 है। और सर्वाधिक कहाँ है? असम में, और दूसरे स्थान पर यूपी है। ये याद रखना है आपको। और ये छोड़ सकते हो, जो इम्पोर्टेंट है वही चीजें बता रहा हूँ मैं आपको। भारत सरकार ने 2047 तक भारतीय जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत को वैश्विक स्तर पर शीर्ष 5 में स्थान दिलाने के उद्देश्य से मेरी टाइम इंडियन विजन 2030 और मेरी टाइम अमृतकाल विजन 2047 का शुभारंभ किया। मेनली ये समुद्री विकास से संबंधित है, जिसमें जहाज निर्माण है या जहाजों की मरम्मत है, उससे रिलेटेड है। तो ये अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। फिर विमानन,
भारत वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाला विमानन बाजार है। इसके बाद ये छोड़ सकते हो, ये भी छोड़ सकते हो। हाँ, ये उड़ान याद रख सकते हो आप। क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने के 2016 में कौन सी योजना? उड़ान, उड़े देश का हर नागरिक या उड़े देश का आम नागरिक, तो ये याद रखनी है। और ये पीएम गति शक्ति पहला अपन ने पढ़ी थी, इसमें विमानन क्षेत्र को रेलवे, सड़क, जलमार्ग जैसे परिवहन के अन्य साधनों के साथ एकीकृत किया जा रहा है, तो ये ध्यान रखें। बाकी आप इनको छोड़ देना, जो इंपॉर्टेंट है वही ध्यान। मेनली क्वेश्चन तो आपके मैं बता देता हूँ कहाँ से ज़्यादा आने के चांस है। एक तो ये जो एफडीआई वाला है, दूसरा ये जो पॉइंट है ये, तीसरा ये पॉइंट, और चौथा स्टार्टिंग है। यहाँ से ज़्यादा चांसेस है कुछ क्वेश्चन के। पर्यटन, वित्त वर्ष 2023 में जीडीपी में पर्यटन क्षेत्र का योगदान कितना है? 5%। और वित्त वर्ष 2023 में पर्यटन क्षेत्र में कितनी नौकरियां? 7.8 करोड़ नौकरियां सृजित हुई है। जीडीपी में योगदान कितना है? जीडीपी में योगदान 5% और नौकरियां कितनी? 7.6 करोड़। और वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आगमन में भारत के आईटीए का कितना हिस्सा है? 1.45%। वही इतने विश्व के जो पर्यटक वो भारत में आए हैं। और वर्ष 2023 के दौरान भारत में 18.89 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन हुआ है और 9.5 मिलियन विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ है। इनमें से कितने? 9.5 मिलियन। और पूरे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का 1.45%। और वर्ष 2023 में पर्यटन के माध्यम से जो विदेशी मुद्रा है उसकी कितनी प्राप्ति हुई? 28 बिलियन डॉलर। और भारत को विश्व पर्यटन प्राप्तियों का 1.8%, ये ऊपर पढ़ा है अपन ने। और विश्व पर्यटन प्राप्तियों में दुनिया भर में 14वें स्थान पर। ये पॉइंट अच्छे, एक तो 1.8 और दूसरा 14वां स्थान। फिर रियल इस्टेट, 2016 के बाद भारत 2024 में वैश्विक रियल इस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में कितने स्थान? 31वें स्थान पर पहुंच गए हैं, तो ये पूछ सकते हैं, 31वां स्थान हो गया। फिर भारत में आवास की मांग 2036 तक 93 मिलियन यूनिट तक पहुंचने की संभावना है। और आवासीय रियल एस्टेट बाजार ने वर्ष 2024 के पहले 6 महीनों में बिक्री की मात्रा में 11% साल के उच्च स्तर को प्राप्त किया है। और जो जो 8 सिटीज है उनमें ये वृद्धि दर कितनी? 11% की है। फिर दूर संचार, हाँ, भारत में 31 अक्टूबर 2024 तक कितने? 1.8 बिलियन से अधिक टेलीफोन ग्राहक है और 84% की कुल टेली घनत्व है। और 941 मिलियन ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ता के साथ भारत दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार बन गया, दूसरा सबसे बड़ा। तो ये पॉइंट है ना, आपको डाटा याद रखने हैं इनको, क्योंकि दूरसंचार से संबंधित ऐसे कथन बना के देंगे तो आरपीएससी ऐसे प्रश्न पूछती है। और देश प्रति ग्राहक मोबाइल डाटा खपत में क्या है? प्रति ग्राहक मोबाइल डाटा खपत आगे है और सबसे सस्ते दरों पर डाटा प्रदान किया जा रहा है। और साथ ही विश्व भर में सबसे तेज 5G रोल आउट भारत का है। तो ये दूर संचार है, ये इंपॉर्टेंट है, पूरा पूरा ध्यान रखें। वैश्विक क्षमता केंद्र, जीसीसी, भारत में जीसीसी की संख्या वित्त वर्ष 2019 में लगभग 1430 से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में कितनी होगी? 1700 हो गई है। 1430 थी और अब 1700 हो गई है। और वित्त वर्ष 2024 तक भारत में जीसीसी में लगभग 1.5 मिलियन 1.9 1.9 मिलियन पेशेवर कार्यरत है। बढ़ के इतनी 1700 हो गई और 1.9 मिलियन पेशेवर कार्यरत है। पिछले 5 वर्षों में भारत वैश्विक जीसीसी विस्तार कार्य नीति में सबसे आगे रहा है और 400 से अधिक नई जीसीसी स्थापित की गई है। भारत में वैश्विक स्टेम, ये साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स, इनमें कार्यबल का 28% है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये छोड़ सकते हो आप, ये काम का नहीं, ये ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट है सेवा क्षेत्र के प्रदर्शन का राज्यवार विश्लेषण, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ प्रत्येक लाइन, सारी लाइनें इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी याद रखें। वित्त वर्ष 2025 में राष्ट्रीय जीवीओ में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? 55%। अपने ऊपर पढ़ा था पहले 2014 में 50% और अब कितना हो गया? 55%। और 2021 में क्या रहा था? नेगेटिव रहा था। और वित्त वर्ष 2023 के लिए सभी राज्यों में कितने? सभी राज्यों में कुल सेवा क्षेत्र के जीएसवीए में, सभी राज्यों के कुल सेवा क्षेत्र के जीएसवीए में कर्नाटक और महाराष्ट्र का योगदान 1/4 से अधिक है, दो राज्यों का भी।
एक तरफ सारे राज्य और एक तरफ कर्नाटक और महाराष्ट्र, इनका एक चौथाई से अधिक योगदान है। ये सेवा क्षेत्र की बात कर रहे हैं अपन। ये राज्य तमिलनाडु, यूपी, गुजरात के साथ मिलकर सेवा क्षेत्र के जीएसवी 50% से अधिक हिस्सा साझा करते हैं। टोटल 5 राज्य हो गए, एक तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, यूपी और गुजरात। ये टोटल 50% से अधिक सेवा क्षेत्र में हिस्सा साझा करते हैं। एक तरफ एक टोटल 5 राज्य और बाकी राज्य एक तरफ हो गए, 50% से अधिक हिस्सा है इनका। दूसरी ओर 19 राज्यों का एक अन्य समूह है, सामूहिक रूप से सभी राज्यों के सेवा क्षेत्र के जीएसवे के रूप एक चौथाई इससे मतलब एक चौथाई के लिए जिम्मेदार है। एक तरफ तो ये 5 है, एक तरफ 19 राज्य। ये इंपॉर्टेंट कुल सेवा क्षेत्र के जीएसवीए में योगदान, सबसे ज्यादा योगदान किसका है? महाराष्ट्र का। सबसे ज्यादा योगदान किसका है? महाराष्ट्र का। और सबसे कम सिक्किम का है। और इनमें क्रम में याद रखना, आप क्वेश्चन ऐसा आएगा कुल सेवा क्षेत्र के जीएसवीए में योगदान क्रमानुसार राज्य बताइए, तो 1 नंबर महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है, फिर तमिलनाडु है, फिर यूपी है। तो 1 नंबर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और यूपी। ये क्या है? सेवा क्षेत्र में राज्यों की क्रमानुसार हिस्सेदारी है। सबसे ज्यादा हिस्सेदारी महाराष्ट्र की है, फिर कर्नाटक की। ये 2 राज्य भी मतलब इनकी आधे से ज्यादा हिस्सेदारी, एक चौथाई हिस्सेदारी होगी। और राजस्थान का 9वां स्थान है। वित्त वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र के उप क्षेत्र यानी लोक प्रशासन क्या है? सेवा क्षेत्र का उप क्षेत्र है। कुल जीएसवीओ में शीर्ष भागीदारी वाले राज्य मणिपुर है एवं नागालैंड है लोक प्रशासन में, और न्यूनतम हरियाणा है। और राजस्थान का 23वां स्थान है। यानी जो सेवा क्षेत्र उप क्षेत्र है लोक प्रशासन, उसकी बात कर रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका? मणिपुर एवं नागालैंड का है, और न्यूनतम हरियाणा का है। इसके अलावा कुछ और इंपोर्टेंट पॉइंट जैसे मेघालय, उत्तराखंड और मिजोरम जैसे राज्यों में 1/3 से अधिक व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्तरां सेवाएं से आता है। एक 1/3 से अधिक। इनमें ज़्यादातर कौन सी है? व्यापार है, मरम्मत है, होटल है, रेस्तरां है, क्योंकि इनमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं, टूरिज्म है तो ये चीज़ें होगी यहाँ। और वित्तीय सेवाओं का सर्वाधिक संकेंद्रण, ये इंपॉर्टेंट है। वित्तीय सेवाओं का सर्वाधिक संकेंद्रण का है महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात में, और कर्नाटक में वित्तीय सेवाओं का सबसे ज्यादा संकेंद्रण। और इनकी कुल जो वित्तीय सेवाएं जीएसटी में 50% अधिक हिस्सेदारी है इनकी। और कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हरियाणा और तमिलनाडु में उनकी सेवाओं के, हाँ, इनका रियल एस्टेट, आवास और जो पेशेवर सेवाएं हैं इनमें इनका योगदान है ज़्यादा। फिर आईटी और फिनटेक सेवाओं का संकेंद्रण कहाँ है सर्वाधिक? कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र, ये याद रखना। एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि वित्तीय सेवाओं में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात हो गए। दूसरा जो आईटी और फिनटेक सेवाएं हैं, आईटी इनमें कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, ये आगे। और फिर प्रति व्यक्ति, इस बार के बजट में ये नई चीज दी है, ये याद रखनी है आपको। प्रति व्यक्ति औद्योगिक जीएसवीए, एक तो औद्योगिक हो गया, दूसरा होगा सेवा क्षेत्र का। दोनों कंपैरिजन करने, राज्यों को 4 श्रेणी में बांटा गया। पहला है प्रति व्यक्ति उच्च औद्योगिक जीएसवी वाला राज्य, यानी जिनमें सबसे ज्यादा औद्योगिक गतिविधियां होती है वो राज्य, इनमें गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश हो गए। फिर सेवा क्षेत्र में मजबूत प्रदर्शन करने वाले कर्नाटक, तेलंगाना और केरल, ये अलग अलग हो गया। अब दोहरी ताकत है, मतलब जहाँ उद्योग भी है और सेवा क्षेत्र है, इनमें दोनों में मजबूत है एक साथ, ये इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु ऐसे 2 राज्य हैं जिनका औद्योगिक एवं सेवा जीएसवी काफी मजबूत है, ये इंपॉर्टेंट है दोनों में, यानी उद्योगों में और सेवा क्षेत्र में। इसके अलावा ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है कि बीमा क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष जो विदेशी निवेश की सीमा है वो 74% बढ़ाकर कितनी करती है? 100% कर दी है। अब 100% क्या कर सकते हैं बीमा क्षेत्र में? एफडीआई कर सकते हैं। तो ये सेवा क्षेत्र का चैप्टर था, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इसमें मेनली मैं एक बार और बताता हूँ कौन कौन चीज़ें याद रखनी है। एक तो जो ये डाटा है सारे कि वैश्विक में कितना है, भारत का कितना है, फिर वृद्धि दर कितनी रही है, सबसे ज़्यादा किस में वृद्धि दर रही है, और सेवा निर्यात में कितना हिस्सेदारी है, कौन सा स्थान है, ये याद रखना है। वस्तुओं के निर्यात में ये याद रखना है। फिर सर्वाधिक योगदानकर्ता देश हो गए। और फिर जो सर्विस सेक्टर में कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी, ये याद रखना है। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इसके अलावा ये एफडीआई वाला अंकटाड के अनुसार जो 20 मजबूत अर्थव्यवस्थाएं, मेजबान अर्थव्यवस्था है, उनमें भारत का 15वां स्थान है। ये याद रखना है। बीमा सेक्टर में सर्वाधिक जो एफडीआई अंतर्भाव है। फिर जो इनमें मैंने हाईलाइट कर रखे हैं वो पॉइंट है आपको याद रखने, और ये इम्पोर्टेंट है।
तो सर्विस सेक्टर अपने कंप्लीट हो गया। इसके बाद अपने एक इंडियन इकोनॉमी का एक टॉपिक बचा है, विदेशी व्यापार। और इनके आप मतलब डेली ये जो टॉपिक है ना, क्योंकि ये इनमें लगभग सारों में, चाहे उद्योग हो चाहे सेवा सेक्टर हो या कृषि सेक्टर हो, इन सभी में क्या है, डाटा ज़्यादा है। तो इनके लिए आप डेली क्या करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। मैं कैसे पढ़ता था, मैं ऐसे मतलब पूरा टॉपिक नहीं पढ़ता था एक दिन। मैंने जैसे कृषि सेक्टर वाले ले लिया है तो इसके 2-3 पेज आज पढ़ लिए मैंने, बस 2-3 पेज जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो पढ़ता रहता था। फिर अगले दिन और ऐसे 15-20 मिनट डेली पढ़ता था इनको, तब जाकर ये अच्छे से याद हो गए थे और क्वेश्चन भी सही हुए थे। और अपन एक साथ पढ़ेंगे तो क्या होगा, इतने सारे अपने पास डाटा हो जाएंगे कि सारे एक साथ याद नहीं रहेंगे और फिर मिक्सिंग हो जाएगी। और इनके आप जो पुराने क्वेश्चन है वो भी देखो, है ना, जिनसे आपको पता चल जाएगा कहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं। सर्विस सेक्टर में कैसा पूछते हैं, इंडस्ट्री सेक्टर में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये आप पुराने जो पेपर है उनमें देख सकते हो, नहीं तो मैंने जो पुराने वीडियो बना रखे हैं उनमें देख सकते हो। उनके जो स्टार्टिंग शुरुआत के 3-4 मिनट है उनमें पुराने प्रश्न भी शोल है। और बाकी अगला वीडियो विदेशी व्यापार पर, उसके बाद 1-2 वीडियो और आएंगे, जैसे मैंने बताया था कि दबाव समूह है, और जो पर्यावरणीय समस्या, वैश्वीकरण, और मैप के माध्यम से जो महाद्वीप और महासागर है इनके ऊपर 3-4 वीडियो और आएंगे। और साथ में एक वीडियो जो लास्ट में, जो अभी दिन बचे हैं 25-30, इनमें कैसे स्ट्रेटेजी का रिवीजन कैसे करें, क्या इंपॉर्टेंट है, किन किन चीज़ों को पढ़े इनके ऊपर। तो आप तब तक इनको अच्छे से देखें, और इसकी जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी।